हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर मिडवाइफरी का नेक्स्ट क्लास जो हम आप लोगों को आज देने जा रहे हैं वो है हाइड्रोमनियाज। ठीक है, तो पिछले क्लास में आप लोगों ने जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस और मॉर्निंग सिकनेस का देखा था। तो अगर आप हमारे चैनल पर डियर नए हैं तो मॉर्निंग सिकनेस या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस का अगर क्लास चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, और नहीं तो फिर यहाँ पे इस क्लास में जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिखा होगा मोर पे क्लिक करेंगे तो उसमें मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी और भी अगर मिडवाइफरी के लेक्चर चाहते हैं तो लगभग लगभग 120 के ऊपर हो गए हैं लेक्चर, जो नॉर्मल हो गया। अब इस टाइम एब नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ से नोट्स आप पा सकते हैं। ठीक है, मिडवाइफरी का नोट्स बढ़िया प्रॉपर पा सकते हैं। तो चलिए आज हम आगे जो शुरुआत करने वाले हैं ये है हाइड्रोमनियाज। हाइड्रोमनियाज ये क्या होता है? हाइड्रोमनियाज ये क्या होता है? ये देखिए, ये नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम होता है। क्या होता है? यानी कि बेबी जो है कि बेबी एमनियोटिक फ्लूइड में तैरता है। देखिए ये फ्लूइड में तैर रहा है, तो इसी फ्लूइड का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है? हाइड्रोमनियाज। अब ज़्यादा और कम के बेसिस पे अलग अलग पढ़ाया जाएगा, अलग अलग बताऊंगा कि जब ज़्यादा होगा तो क्या कहेंगे और कम होगा तो क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है कि आपका हाइड्रोमनियाज है। तो हाइड्रोमनियाज क्या है? ये नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम इन प्रेगनेंसी के दौरान जो है कि फ्लूइड का पाया जाना, ठीक है, नॉर्मल वो भी, ठीक, इज रेफर्ड टू एज नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स विच टिपिकली रेंजेज फ्रॉम 5 to 25 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर में अभी आप कंफ्यूज होंगे, सेंटीमीटर और एमएल में। तो सेंटीमीटर में जब भी अल्ट्रासाउंड करते हैं तो यही देखते हैं, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ही देखते हैं, AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ही देखते हैं। तो इंडेक्स को सेंटीमीटर में देखा जाता है, यानी कि मदर के जो फंडस जो है पेल्विक रीजन में, ठीक है, देखा होगा अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो मदर को हेड अप, थोड़ा सा हेड ऊपर करके करते हैं। तो यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, तो यूट्रस में कितना सेंटीमीटर तक ऊपर है, कितना सेंटीमीटर तक ऊपर है एमनियोटिक फ्लूइड, ये चीज़ देखते हैं कितना सेंटीमीटर तक। यानी यहाँ से ये तो 5 सेंटीमीटर से लेके कितना 25 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में नापते हैं। और बाकी अगर जैसे वीक के अनुसार, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम जो होता है, अगर 11 वीक की प्रेगनेंसी है तो 70 ml लगभग, अगर 28 वीक की प्रेगनेंसी है तो लगभग 800 ml, और अगर 34 वीक की प्रेगनेंसी है तो लगभग 1000 ml। फिर उसके बाद जैसे जैसे अगर प्रेगनेंसी ज़्यादा, अगर प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी हो गया, मतलब लंबा समय हो गया, तो उसमें क्या होता है कि वो फ्लूइड घटने लगता है। ठीक है, तो ये जब फीटस को डिलीवर होना चाहिए 37 वीक पे या 36 वीक पे डिलीवर हो जाना चाहिए, ठीक है, तो नहीं हो रहा है, तो आगे अगर क्रॉस कर रहा है तो फीटस का वेट जब बढ़ता है तो फीटस जो है कि बहुत ज़्यादा इंजेस्ट करता है, इस फ्लूइड को इंजेस्ट करता है, जिस वजह से इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। और तो और जैसे मान लीजिए वेजाइनल ब्लीडिंग हो जाता है, जैसे ऑस खुल जाए, ठीक है, जो सर्वाइकल ऑस है अगर इंटरनल वो खुल जाए तो कुछ लीकेज भी होता है। तो इस कंडीशन में जो है कि कम, तो कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसका कम होने का, तो उस टाइम पता लगाया जाता है। लेकिन ये नॉर्मल है, अगर 40 वीक के जा रहा है तो अगर फ्लूइड कम हो रहा है तो नॉर्मल, लेकिन अब 40 वीक पर इसको डिलीवरी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो नहीं होता है तो इंड्यूस्ड करके डिलीवरी करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन पूरा हो गया तो इंड्यूस करके उसको डिलीवरी करा देंगे। यानी लेबर पेन नहीं स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसको लेबर पेन स्टार्ट करने के लिए मेडिकेशन दे के उसको कॉन्ट्रैक्शन करा के बेबी को डिलीवर करा देंगे, ठीक है, ऐसे कंडीशन में। क्योंकि जो है कि जैसे जैसे बढ़ेगा, अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा तो बच्चे को दिक्कत होगा और मदर को भी दिक्कत होगा। तो ये है। उसके बाद देखिए आगे इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो मेजरमेंट्स, डॉक्टर यूज अल्ट्रासाउंड टू मेजर एमनियोटिक फ्लूइड वैल्यू। अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो है कि मेजर किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI,
लो फ्लूइड अगर है, यानी कि अगर सेंटीमीटर, अगर जो हमने बताया कि जो पेल्विक रीजन से जो हाइट होता है अगर 5 सेंटीमीटर से बिलो है, 5 सेंटीमीटर वर्टिकल पॉकेट, क्या बोलते हैं उसको, वर्टिकल पॉकेट बोलते हैं, अगर 5 सेंटीमीटर से कम है तो लो फ्लूइड में आएगा, यानी कि ओलिगोहाइड्रोमनियाज में आएगा। और अगर हाई फ्लूइड अगर 25 से एबव है, अगर वर्टिकल पॉकेट जो है मदर के जो फंडस रीजन में, जो यूट्रस में जो वर्टिकल पॉकेट दिखता है अल्ट्रासाउंड में, उसे वर्टिकल पॉकेट बोलते हैं। तो वो जो है कि अगर फ्लूइड अगर 25 सेंटीमीटर से ऊपर दिखा तो हाई फ्लूइड यानी पॉलीहाइड्रोमनियाज का केस है, ठीक है, पॉलीहाइड्रोमनियाज। अगर 5 सेंटीमीटर से कम है तो ओलिगोहाइड्रोमनियाज का केस है, टू मच एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है। तो ये होता है। अब उसके बाद इसका जो है कि पॉलीहाइड्रोमनियाज और ओलिगोहाइड्रोमनियाज हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो कम होगा तो क्या होगा, ओलिगोहाइड्रोमनियाज, और ज़्यादा होगा तो पॉलीहाइड्रोमनियाज। तो यहाँ पे हम पहले ज़्यादा का पढ़ लेते हैं, पॉलीहाइड्रोमनियाज, ठीक है। पॉलीहाइड्रोमनियाज ये क्या होता है, ए कंडीशन इन विच वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एक्सीड 200 ml, ठीक है, 2000 ml, 2000 यानी लगभग 2 लीटर से ज़्यादा जा रहा है ड्यूरिंग द लास्ट हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी कि 7 महीने से ऊपर, 8 महीने से ऊपर हो गया है, 7 या 8 महीने का है प्रेगनेंसी, और उस दौरान जो है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है 2 लीटर से ऊपर जा रहा है, तो ये संकेत ठीक नहीं है, ठीक है। अब इसका साइन सिम्टम देख लीजिए, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मोर देन 25 सेंटीमीटर। अल्ट्रासाउंड करेंगे, अरे भाई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि उसका बढ़ा होगा, एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ा होगा 95 परसेंटाइल में फॉर जेस्टेशनल एज। वर्टिकल पॉकेट मोर देन 8 सेंटीमीटर, ठीक है, वर्टिकल पॉकेट कितना दिखेगा, 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा दिखेगा। नॉर्मल वर्टिकल पॉकेट 2 to 8 होता है, नॉर्मल वर्टिकल पॉकेट कितना होता है, 2 to 8 होता है। और नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना होता है, 5 to 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्टिकल पॉकेट अगर बात करें तो 2 to 8 सेंटीमीटर, और अगर जो है कि फ्लूइड के अनुसार अगर संदर्भ में अगर फ्लूइड के रिलेशन में अगर पूछेंगे तो 5 to 25 सेंटीमीटर, अगर पॉकेट के सेंटर में अगर रिलेशन में पूछेंगे तो कितना, 2 to 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो है कि अल्ट्रासाउंड के दौरान ये देखा जाता है, ये आपका काम नहीं है, ये यूएसजी जो करते हैं अल्ट्रासाउंड वो डॉक्टर देखेंगे, ठीक है। आपको बस बता दिया जाएगा कि पॉलीहाइड्रोमनियाज का केस है, आपको मैनेज करना है, वो फ्लूइड भी प्रेस्क्राइब करेंगे कि ये फ्लूइड दे दीजिए, वो कर दीजिए, तो वो आपको उसी हिसाब से मैनेज करना होगा, ठीक है। अपने तरफ से कुछ नहीं, और ना ही ये, बस खाली आपको पता चल जाए कि पॉलीहाइड्रोमनियाज केस है, डॉक्टर जैसे कि डॉक्टर जो है कैसे लिख दिया, केस ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियाज का केस है, तो आपको पता हो जाना चाहिए पॉलीहाइड्रोमनियाज का मतलब है कि बेबी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा, बेबी एमनियोटिक सैक में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिस टाइम जेस्टेशनल एज से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अगर एक ही प्लासेंटा, देखिए यहाँ पे एक ही प्लासेंटा है, एक प्लासेंटा से अगर 2 बेबी कनेक्शन है और 2 कोरियन है, ठीक है, 2, ठीक है, यहाँ पे प्लासेंटा और मोनोकोरियानिक और डाइकोरियानिक, यानी दोनों का सैक अलग अलग है और अम्बिलिकल कॉर्ड भी अलग अलग है, लेकिन प्लासेंटा एक है, यानी सप्लाई करने वाला एक है और कंजप्शन करने वाले 2 हैं। तो इसमें एक बच्चा जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेगा और एक जो है बहुत कम मात्रा में, जो जाहिर सी बात है जो कम पा रहा है वो छोटा होगा, जो बड़ा ज़्यादा पा रहा है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में एक बेबी बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है और एक बेबी बहुत छोटा हो जाता है। तो सब जब पैदा होते हैं तो दोनों, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम काहे छोटे हो गए और ये काहे बड़ा हो गया। तो कारण यही है कि जो भी मम्मी दे रही थी सबसे ज़्यादा यही ले रहा था, ठीक है, उसमें का अमाउंट सबसे ज़्यादा यही खा जा रहा था, उसको कम दे रहा था, ठीक है, क्योंकि प्लासेंटा एक ही था। अब ज़रूरी नहीं है कि सेलेक्ट किया जाए कि एक तुमको नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा, किसी भी बेबी को एक को जा रहा है। तो जब एक डेवलप हो जाता है पर्याप्त से तो ऑटोमेटिक वही कंजप्शन उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक जो है कि बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है और एक बहुत कम, सप्लाई एक को बहुत ज़्यादा जाती है, एक को कम, इसलिए एक बहुत बड़ा हो जाता है बेबी और एक बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, देखिए, तो देखिए काज ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियाज। तो काज क्या है, कारण इसका देख लीजिए। काज
काज में कई कारण हैं। पहला तो हम फीटल एनामली यानी बच्चे में ही गड़बड़ी है। 20% केस पॉलीहाइड्रोमनियाज के केस में फीटस में गड़बड़ी होता है, तब फीटल एनामली। तो उसमें क्या क्या होगा? पहला इसमें फीटल एनामली में पहला है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ये क्या होता है? दो जुड़वा जब होते हैं तब, ठीक है। ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोनोकोरियानिक। कैसा? मोनोकोरियानिक। देखिए ये है मोनोकोरियानिक। मोनोकोरियानिक का मतलब वन प्लासेंटा। जब प्लासेंटा एक रहेगा, भले एमनियोटिक सैक अलग अलग हो, देखिए एमनियोटिक सैक अलग अलग थे लेकिन प्लासेंटा एक ही है। रेड कलर का देखिए, ये रेड कलर का ये प्लासेंटा हो गया और इनसे जो है कि दोनों का अम्बिलाइकल कार्ड जुड़ा है, ठीक है, दोनों का अम्बिलाइकल कार्ड जुड़ा है, तो ये मोनोकोरियानिक हो गया। और यहाँ भी एक ही प्लासेंटा है लेकिन सैक दोनों का एक ही है। सैक यानी कि जो एमनियोटिक सैक है, फ्लूइड का जो सैक है एक ही है। तो यहाँ पे अम्बिलाइकल कार्ड अंदर है, ठीक है, अंदर ही है लेकिन एक सैक में ये दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसा केस अगर हो मोनोकोरियानिक मल्टीपल प्रेगनेंसीज इन विच वन फीटस रिसीव मोर ब्लड, तो इसमें से किसी एक फीटस को ज़्यादा ब्लड पाएगा और एक को कम, फ्रॉम देन द अदर फ्रॉम दी प्लासेंटा। वन ट्विंस रिसिपिएंट हैज पॉलीहाइड्रोमनियाज, जो ज़्यादा ले रहा है वो पॉलीहाइड्रोमनियाज होगा। जैसे मान लीजिए दो सैक है, दो सैक है, अलग अलग सैक है, इनका थैला अलग अलग है, एमनियोटिक सैक अलग अलग है, तो एक में पॉलीहाइड्रोमनियाज देखने को मिलेगा और एक में ओलिगोहाइड्रोमनियाज। पॉलीसाइथेमिया होगा विथ सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, हाइड्रॉप हो सकता है। वाइल अदर ट्विंस, जबकि अदर जुड़वा जो है वो कैसा होगा? ओलिगोहाइड्रोमनियाज और एनीमिया होगा। एंड इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जाहिर सी बात है उसको कम, इसको कम मिल रहा है। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो बी को ज़्यादा मिल रहा है तो बी ज़्यादा ग्रो करेगा और ए कम ग्रो करेगा क्योंकि ए को कम मिल रहा है, ठीक है। जो इसके हिस्से का वो भी ये खा जा रहा है, बी खा जा रहा है, ठीक है, हजम कर जा रहा है, तो इसलिए एक बड़ा बेबी होगा और एक छोटा बेबी होगा ऐसे कंडीशन में। तो ये फीटल ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है ये, इसकी वजह से पॉलीहाइड्रोमनियाज देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला है फीटल एनामली में ही अगला है आपका एनेंसिफेली। क्या? एनेंसिफेली। 50% केस में जो पॉलीहाइड्रोमनियाज केस जो होता है 50% यही रिस्पॉन्सिबल, यही कारण होता है। एनेंसिफेली यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ऐसा बच्चा जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से है। तो ऐसे में क्या है? एनेंसिफेली यानी ब्रेन में दिक्कत है, ब्रेन के वॉल्ट में दिक्कत है, ब्रेन के वॉल्ट, क्रेनियम के अंदर जो ब्रेन है उसमें दिक्कत है। तो डिफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ वॉल्ट ऑफ स्कल एंड ब्रेन टिश्यू कॉल्ड एनेंसिफेली। एनेंसिफेली मतलब ब्रेन, एनेंसिफेली मतलब सही से नहीं, एन लग गया, एनेंसिफेली, तो ब्रेन सही से डेवलप नहीं किया। एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड सिक्रीशन, बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड का सिक्रीशन होगा ऐसे बच्चे में बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड का सिक्रीशन होगा ड्यू टू ट्रांसड्यूशन यानी ऊजिंग ऑफ फ्लूइड, यानी सीएसएफ से फ्लूइड जो है बाहर आएगा क्योंकि क्रेनियम या वॉल्ट एब्सेंट है, क्योंकि क्रेनियम के अंदर ही ब्रेन होता है और ब्रेन में ही क्या होता है वो फ्लूइड सर्कुलेट करता है, ब्रेन के चारों तरफ उसको नरिश्ड करता है। तो जब क्रेनियम नहीं है, ठीक है, या मेनिंजेज नहीं है तो वो बढ़िया से ट्रांसफ्यूज, अच्छे से आराम से ट्रांसफ्यूज होकर वो फ्लूइड में आ जाता है। तो ऊजिंग आउट ऑफ फ्लूइड थ्रू द पोर्स ऑफ ए मेम्ब्रेन, तो यानी कि जब ब्रेन बॉक्स मेनिंजेज जो हैं पायामेटर, अरेक्नोइड और ड्यूरामेटर, अगर ये नहीं है तो ब्रेन क्या होगा? ब्रेन सिर्फ एक पतली सी झिल्ली से कवर होगा, पतली सी, और उस झिल्ली से क्या होगा? फ्लूइड बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगा, एक कारण ये हो गया बच्चे में दिक्कत होने की वजह से। तो बच्चे का ब्रेन सही से डेवलप नहीं किया तो भी पॉलीहाइड्रोमनियाज हो सकता है। एक्सपोज मेनिंजेज यानी कि मेनिंजेज हट गए हैं, वहाँ से दिख रहा है।
ठीक, बढ़िया से। एब्सेंस ऑफ फीटल स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स। अब ऐसा भी है, आपको ये भी बता दूं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, बच्चा जो है सक करता है, फिर उसी को यूरिनेट करता है, फिर उसी को सक करता है, फिर उसी को यूरिनेट करता है। तो अब जब सक ही नहीं कर रहा है, स्वालो ही नहीं कर रहा है, बच्चा स्वालो ही नहीं कर रहा है, तो सिर्फ यूरिनेट करेगा और फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी। तो एक ये भी कारण है एमनियोटिक पॉलीहाइड्रोमनियाज का, एक ये भी कारण है। यानी बच्चे को स्वालो भी करना ज़रूरी है, एमनियोटिक फ्लूइड का स्वालो यानी निगलना, उसको एमनियोटिक फ्लूइड ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा यह है सप्रेशन ऑफ फीटल एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, ADH। फीटस में जो ADH का सिक्रीशन हो रहा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, तो ये क्या हो जाता है, सिक्रीशन फीटस में कम हो जाता है। जब कम, अब आपको पता है कि ADH क्या है, ADH जो है कि बॉडी में फ्लूइड को होल्ड करके रखता है, फ्लूइड को होल्ड करके रखता है, यानी फ्लूइड को लॉस नहीं होने देता है, फ्लूइड को लॉस नहीं होने देना। अब मान लीजिए अगर इसका सिक्रीशन कम हो जाएगा तो कौन होल्ड करेगा, कौन फ्लूइड को बचाएगा? तो फ्लूइड क्या होगा, पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू, ठीक है, बाहर निकलेगा, या सलाइवा के थ्रू बाहर निकलेगा। तो ADH क्या काम करता है, वाटर को होल्ड करके रखता है बॉडी में। अब बच्चे में अगर ADH की सिक्रीशन कम हुआ तो कौन होल्ड करके रखे? तो क्या होता है, ये सिक्रीशन काज एक्सेसिव यूरिनेशन, और ऐसी कंडीशन में बच्चे का यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है और वही यूरिन जो है पास कर देता है किसमें, एमनियोटिक फ्लूइड में, इसलिए एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है पॉलीहाइड्रोमनियाज का, ठीक है। उसके बाद अगला हम बात करेंगे, तीसरा जो बच्चे में दिक्कत है वो है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड ड्यू टू, जैसे ब्रेन में था, मेनिंजेज एब्सेंट थी, इस वजह से आसानी से जो फ्लूइड था, CSF में जो फ्लूइड था वो बाहर आ जाता था एमनियोटिक फ्लूइड में। वैसे ही यहाँ पे एक तो देखिए ये ब्रेन हो गया, और ब्रेन के बाद ये स्पाइनल कार्ड हो गया, ठीक है। अगर ये खुला है तो यहाँ पे, और स्पाइनल कॉर्ड खुला है तो यहाँ भी तो CSF जाता आता है, सर्कुलेट करता है, फिर यहाँ से ऐसे सर्कुलेट। तो यहाँ पर भी जो अगर मेनिंजेस खुले हुए हैं तो यहाँ से फ्लूइड बाहर आ जाएगा, ठीक है, पोर से आराम से बाहर आ जाएगा बच्चे के। तो स्पाइना बाइफिडा के केस में, अब स्पाइना बाइफिडा जो है कि कितने टाइप का होता है, 2, ठीक है, 2 टाइप का होता है। तो स्पाइना बाइफिडा अकुल्टा, स्पाइना बाइफिडा अकुल्टा और स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, ठीक है, 2 होती हैं। तो अकुल्टा में क्या होता है, बाहर से सिर्फ और सिर्फ एक टफ्ट ऑफ हेयर दिखाई देगा, टफ्ट ऑफ हेयर्स दिखाई देंगे, ठीक है, हेयर्स दिखाई, बाल का एक गुच्छा बच्चे के बैक साइड में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे का मान लीजिए ये रीढ़ कड्डी और ये जो है कि, ठीक है, ये पैर है, तो यहाँ पे एक गुच्छा दिखाई देगा, टफ्ट ऑफ हेयर, एक हेयर देखिए अकुल्टा में क्या होता है, कोई चीज़ बाहर नहीं आती है, ना तो उसका मेनिंजेज बाहर आएगा, ना तो CSF बाहर आएगा, ना न्यूरल ट्यूब आएगा बाहर, ठीक है। तो जो वर्टिब्रा होता है, पहले तो स्पाइनल कार्ड हमारा प्रेजेंट किस में प्रेजेंट होता है, तो आपको बता दें कि हमारा स्पाइनल कार्ड जो होता है वो हमारे वर्टिब्रा में प्रेजेंट होता है। तो इस वर्टिब्रा में देखिए यहाँ बीच से ऐसे होके जाता है। तो अब क्या होता है कि देखिए यही जो लेमिना है इधर का, ये बैक साइड का है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी की ये बैक साइड का, यही एब्सेंट होता है, तो इसी से तो बाहर आता है, ठीक है। तो लेमिना जो एब्सेंट होता है, अब यहाँ पे अकुल्टा के केस में यहाँ एब्सेंट तो होगा लेकिन कोई चीज़ स्पाइनल कॉर्ड का बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अकुल्टा हो गया। और सिस्टिका में क्या होगा, सिस्टिका में सिर्फ न्यूरल ट्यूब को छोड़ के CSF और मेनिंजेज बाहर आ जाएंगी। CSF और मेनिंजेज जब बाहर आएंगे, देखिए इसमें सिस्टिका में 2 होता है, पहला मेनिंजोसिल, ठीक है, रुकिए फिर से, अब मैं यहाँ सब सिम हो जा रहा है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि स्पाइना बाइफिडा 2 टाइप का हमने बताया, ठीक है। पहला बताया स्पाइना बाइफिडा अकुल्टा और दूसरा हमने बताया स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, ठीक है। अब सिस्टिका में भी 2 होता है, मेनिंजोसिल और माइलो मेनिंजोसिल
मेनिंजोसील, दो होते हैं। तो मेनिंजोसील में इसमें क्या होता है, इसमें जो है कि सिर्फ और सिर्फ न्यूरल ट्यूब छोड़ के मेनिंजेज और CSF दोनों बाहर आ जाएंगे, ठीक है, दोनों बाहर आ जाएंगे। तो इसमें उभार दिखता है बच्चे के, पूरा ऐसे प्रोट्रूड हुआ, ऐसे बाहर दिखाई देगा, ऐसे बच्चे के पीठ के जो कमर है, कमर के जस्ट ऊपर ऐसे बाहर निकला हुआ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जब इसको हम एग्जामिन करेंगे तो इसमें न्यूरल ट्यूब अगर नहीं है तो क्या होगा, इसे क्या कहेंगे, मेनिंजोसील कहेंगे। और अगर न्यूरल ट्यूब भी शामिल है, तीनों न्यूरल ट्यूब भी, मेनिंजेज भी और CSF तीनों आए हैं तो माइलोमेनिंजोसील, ठीक है। अब बता दूं आपको कि जो स्पाइना बाइफिडा अकुल्टा होता है उसमें और इसमें, चाहे स्पाइना बाइफिडा किसी भी प्रकार का हो, अगर वहाँ पे एब्सेंस है तो उससे CSF बाहर आ जाएगा, लेकिन स्पाइना बाइफिडा अकुल्टा में कम चांस रहता है, इसमें ज़्यादा चांस रहता है। तो इसमें का चाहे मेनिंजोसील हो चाहे माइलोमेनिंजोसील हो, दोनों के केस में फ्लूइड जो है कि बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो है कि इसका स्पाइनल कार्ड जो होता है कि जो मेनिंजेज होते हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, बाहर की तरफ दिखती हैं, आसानी से फ्लूइड जो है कि बाहर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फीटस में और भी दिक्कत आ जाए, ठीक है, फीटस में दिक्कत आ जाए, जैसे मान लीजिए ईसोफेजियल या फिर ड्यूडेनल एट्रेसिया। देखिए ईसोफेजियल या ड्यूडेनल एट्रेसिया, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ कि ईसोफेजियल या ड्यूडेनल एट्रेसिया, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ईसोफेजियल या ड्यूडेनल एट्रेसिया, ये देखिए एट्रेसिया मतलब नैरोइंग, ठीक है, नैरोइंग ऑफ दी कैविटी, और या तो फिर इसी को कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड ऑफ एनी टिश्यू, ऑर्गन या बॉडी पार्ट्स, या फिर पुअर डेवलप, ठीक है, या पुअर डेवलप्ड ऑफ एनी ऑर्गन, टिश्यू, सेल या बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो ये एट्रेसिया होता है। एट्रेसिया, अब देखिए मान लीजिए ड्यूडेनल पार्ट देखिए एकदम रुक गया, इसकी चौड़ाई बढ़ी ही नहीं, तो यहाँ पे एट्रेसिया हो गया, ठीक है, ड्यूडेनल एट्रेसिया। तो इसकी वजह, और कभी कभी ईसोफेजियल एट्रेसिया हो जाता है, ईसोफेगस नहीं डेवलप करता है, जैसे कि ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है। आप TEF जब पढ़े होंगे, ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला अगर जब पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया गया होगा, ठीक, तो ये बताया गया होगा। उसके बाद नेक मासेस, ठीक है, नेक मासेस यानी कि इसमें देखिए अगला है बच्चे के फेशियल क्लेफ्ट हो गया या फिर नेक मासेस। तो देखिए इसमें हमने दिखाया है एक नेक, गर्दन के साइड पे एक ट्यूमर बन गया है, मांस इकट्ठा हो गया है, एक टिश्यू का मतलब गुच्छा, मतलब वो पूरा मांस की तरह इकट्ठा हो गया है, तो इससे भी ज़्यादा दिक्कत होता है और इससे भी फ्लूइड बढ़ सकता है, ठीक है। हाइड्रोप्स फिटालिस में क्या होता है कि फीटस जो है कि लगभग 10 या 11 या फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक होता है, यानी 10 या 12 वीक तक होता है, 12 वीक तक। तो ऐसे में बेबी जो है पूरा फ्लूइड से कैसा होता है, फ्लूइड इडमा हो जाता है, पूरी बॉडी में इसके इडमा हो जाता है, पूरी बॉडी में इडमा, यानी कि शरीर के हर टिश्यू और सेल से तो वो वाटर निकल के टिश्यू फ्लूइड में उसमें आ जाता है, एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाता है। देखिए यहाँ पे ये देखिए हमने दिखा हाइड्रोप्स फिटालिस, देखिए ये बेबी देखिए यहाँ पे ये पूरा हाइड्रोप्स फिटालिस का केस है। इसमें बेबी डेड हो गया है, लेकिन डेड किस वजह से, तो इसमें पूरा शरीर इसका पानी भरा, पूरा शरीर पानी भरा है। एक्सरे करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बेबी कुछ दिन डेवलप नहीं किया था, बेबी डेवलप किया था। देखिए बोन वगैरह, कार्टिलेज वगैरह यहाँ पे हेड इसका, और ये हड्डियाँ दिख रही हैं, ठीक है, ये हड्डियाँ दिख रही हैं, थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि इसके बॉडी के अंदर फ्लूइड भर गया, ठीक है, तो ये डेड हो गया। और इस कंडीशन में जब फ्लूइड ये बाहर आता है तो पॉलीहाइड्रोमनियाज का केस हो सकता है। उसके बाद अगला है आपका एन्यूपुलाइडी क्या होता है, देखिए अगर नॉर्मल क्रोमोजोमल पैटर्न है, नॉर्मल क्रोमोजोमल पैटर्न है तो देखिए कितने होते हैं,
22 पेयर ऑटोसोम होते हैं। 22 पेयर क्रोमोसोम कितने होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। और 23वां क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे फीमेल है तो 22 क्या होंगे? ये होगा, और सेक्स क्रोमोसोम ये होगा, और मेल होगा, सॉरी ठीक है। और अगर मेल है तो 22 जो है कि ऑटोसोम होगा और एक सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स और वाई होगा। तो ये पैटर्न अगर सेम है तो उसे यूपोलाइडी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूपोलाइडी। ठीक है, यूपोलाइडी। अगर ये पैटर्न चेंज हो गया, गड़बड़ हो गया, जैसे सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, क्राइडुटेचेट हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम हो गया, इस कंडीशन में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ सकती है और घट सकती है। ठीक है, तो अब जब कोई सिंड्रोम आ गया तो उसे एन यूपोलाइडी कहेंगे। एन यूपोलाइडी। देखिए, यूपोलाइडी नॉर्मल पैटर्न, एन यूपोलाइडी नॉट एबनॉर्मल पैटर्न। ए कंडीशन हैविंग अ एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, संख्या जो है कि एबनॉर्मल हो जाएगा, चाहे वो सेक्स क्रोमोसोम में हो या फिर ऑटोसोमल क्रोमोसोम में हो। ठीक है, तो ये है, तो ये कारण हो सकता है, यानी जेनेटिकल भी पॉलीहाइड्रोनियाज का कारण हो सकता है। तो ये फीटस में दिक्कत होने की वजह से फ्लूइड बढ़ रहा था, इस वजह से पॉलीहाइड्रोनियाज है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं प्लासेंटल, यानी कि जो बेबी और मदर के बीच में जो प्लासेंटा बना है, प्लासेंटल एनामलीज है, यानी प्लासेंटा में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई ट्यूमर हो गया, कोई कैंसर हो गया। तो यहाँ पे देखिए प्लासेंटा के कोरियान में दिक्कत हो गया। क्या? कोरियो एंजियोमा हो गया। कोरियो एंजियोमा मतलब कि कोरियान, जैसे कि यूट्रस है, यहाँ पे देख लीजिए, मैं जूम करके यहीं पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कोरियान बनेगा, देखिए इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा, और फिलहाल पहले मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए शुरू में स्टार्टिंग में जैसे इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होने के बाद 2 हफ्ते बाद देखेंगे तो आप देखिए ये एम्ब्रियो बना रहा है। दो सेल उसमें ब्लास्टोसिस्ट में 2 होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट में 2 होते हैं। तो एक इनर सेल मास और एक आउटर सेल मास। ठीक है, तो इनर सेल मास क्या क्या, देखिए ये इनर सेल मास हो गया। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट जब इम्प्लांट होता है तो उसमें 2 मासेस बनते हैं, एक इनर सेल मास और एक आउटर सेल मास। तो देखिए ये आउटर सेल मास, ये आउटर सेल मास। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो हमारे चैनल पे आप चले जाइए, आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये, और बीच में ये जो है ये हमने खाली क्यों नहीं भरा? क्योंकि ये कैविटी का काम करेगा। देखिए ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये कैविटी, और ये क्या है? आउटर सेल मास, और इनर सेल मास से क्या बनेगा? एम्ब्रियो यानी बेबी बनेगा। ठीक है, एम्ब्रियो और उसके बाद कोरियोनिक बिलाई कौन सा बनाएगा? आउटर सेल मास, और डिसिडुआ बेसिलिस तो मदर का है। यॉल्क सेल आगे चल के अम्बिलिकल कार्ड और मदर के बीच में कनेक्शन बनाता है। ठीक है, अभी ये नरिशमेंट ये भी कर रहा है, जब से तक प्लासेंटा पूरी तरह ग्रो नहीं कर जाता। तो ये अम्बिलिकल कार्ड का निर्माण करेगा फीटस को बनने के बाद, और ये जाके उससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, प्लासेंटा से। ठीक है, तो ये जो है कि ऐसा है। तो इसमें जब प्लासेंटा डेवलप होता है तो इस दूसरे वाले फिगर में देखिए, दूसरे वाले देखिए, इसमें देखिए ये प्लासेंटा बन रहा है। ठीक है, प्लासेंटा इधर बन रहा है मदर के डिसिडुआ में। अब इसी में ट्यूमर हो जाए, ठीक है, ट्यूमर हो जाए, कैंसर हो जाए इसी में ट्यूमर, तो जो है कि दिक्कत हो जाएगा इसमें। अगर ट्यूमर बन जाए प्लासेंटा अगर ही, तो अगर ट्यूमर जो है कि धीरे धीरे डेवलप हुआ, तब तक बेबी डेवलप हो गया। ठीक है, डेवलप हो गया, तो अगर बीच में मान लीजिए डेवलप नहीं किया और अम्बिलिकल कार्ड के बीचों बीच जो है ट्यूमर डेवलप है, तो जाहिर सी बात है मदर और बच्चे के बीच में सर्कुलेशन को स्टॉप करेगा या इंटरफियर करेगा, सही से सप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्यूमर हो जाता है, इसी को बोलते हैं कोरियान। तो कोरियान फ्रॉन्डोसम, तो इसकी वजह से भी पॉलीहाइड्रोनियाज हो जाता है। ठीक है, कहाँ से चिल्ला रहा है भाई? ठीक है,
तो इधर देखिए हम रियल भी रख दिए हैं, आपको देख लीजिए यहाँ पे गली के कुत्ते डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये इसमें देखिए ये ट्यूमर है, ठीक, प्लासेंटा डिलीवरी मतलब बाहर निकालने के बाद है। तो ऐसे केस में अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए लेट से अगर जैसे कि हुआ बेबी अच्छा खासा 8 महीने का डेवलप हो गया तब ट्यूमर डेवलप हुआ, तो तब जो है कि बेबी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो उस दौरान बेबी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर अगर बहुत पहले हो गया तो दिक्कत हो जाता है, उसमें बेबी का बचने का चांस नहीं रहता है। बट मैनेज अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो कोई भी बीमारी है उसको ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये कारण है, ठीक है। तो ये बेबी का फीटस में दिक्कतें जो थी काज कर रही थी पॉलीहाइड्रोमनियाज, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगला है मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज। तो ऐसे में अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो गई, ठीक, प्लासेंटल एनोमली था, अब इसमें देखिए मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा बेबी डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा बेबी डेवलप हो रहे हैं एक ही यूट्रस में। तो 10 टाइम मोर कॉमन, सबसे ज़्यादा तो पॉलीहाइड्रोमनियाज का यही केस होता है, इसी वजह से पॉलीहाइड्रोमनियाज होते हैं कॉमन इन मोनोजाइगोटिक ट्विन। और सबसे बड़ी बात है कि जब एक ही जाइगोट से दो इम्ब्रियो बन जाते हैं, एक ही जाइगोट से 2 बेबी बन जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा केस में इसमें जो है कि पॉलीहाइड्रोमनियाज, ठीक है, 10 टाइम मोर कॉमन। तो इसमें देखिए अगला है मैटरनल कॉजेज। अभी फीटस कॉज था तो अब मैटरनल कॉज। तो मैटरनल कॉज की वजह से क्या होगा, प्रेगनेंसी इन डायबिटिक वुमेन, ठीक है। डायबिटिक वुमेन, अगर जैसे मान लीजिए कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो गया, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, उसी को जो हमने बताया था कल की क्लास में, ड्यू टू इंक्रीज फीटल ब्लड शुगर एंड यूरिनेशन। अब बच्चे में जो है कि शुगर बहुत ज़्यादा मदर की तरफ से, क्योंकि मदर जो है डायबिटीज़ है, मदर के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, तो उसके ब्लड के साथ ग्लूकोज भी बेबी को बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो वो कंजप्शन भी करेगा और यूरिनेट भी ज़्यादा करेगा, क्योंकि उस टाइम वर्किंग जो है कि ज़्यादा अच्छा खासा रहेगा, शुगर मिल रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज फीटल शुगर एंड यूरिनेशन, तो शुगर बढ़ जाता है और यूरिनेशन भी बढ़ जाता है। कार्डियक आर रीनल डिजीज विच काज एडिमा ऑफ प्लासेंटा एंड एडिमा इंक्रीज ट्रांसुडेशन, ठीक है, ट्रांसुडेशन हो जाता है। देखिए कार्डियक या रीनल डिजीज, अगर बच्चे के हार्ट में कोई दिक्कत है, बच्चे के किडनी में कोई दिक्कत है, या फिर ऐसा कुछ है तो उसमें एडिमा दिख रहा है, किसमें, प्लासेंटा में एडिमा दिख रहा है, या फिर एडिमा इंक्रीजेज ट्रांसड्यूसली, यानी कि बढ़ता ही जा रहा है एडिमा, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, पॉलीहाइड्रोमनियाज। टाइप की बात करें तो कोरियनिक, ठीक है, क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमनियाज जो कि कॉमनेस्ट होता है। ग्रेजुअल इन ऑनसेट, धीरे धीरे बढ़ता है, यूजुअली स्टार्टिंग फ्रॉम 13th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब बताइए 30 वीक की मतलब कि 7 चौके 28, यानी कि 30 वीक बच्चा विएबल हो गया बढ़िया अच्छा खासा, तब ये इस दौरान हो रहा है। तो 30 वीक के दौरान ये क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमनियाज हो गया। उसके बाद एक्यूट पॉलीहाइड्रोमनियाज रेयर केस में होता है, डेवलप्ड सडनली बाय रैपिड इंक्रीज इन वॉल्यूम बिटवीन 20 to 24 वीक ऑफ जेस्टेशन। 2 टाइप का होता है, क्रोनिक और एक्यूट, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ऐसे मदर में, पॉलीहाइड्रोमनियाज के मदर में जो है कि साइन सिम्टम क्या होंगे। तो मदर को देखिए जाहिर सी बात है डिस्पनिया महसूस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। क्यों शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों होगा, क्योंकि फंडल की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो आके लंग्स को ठीक से एक्सपेंड नहीं होने दे रहा है, लंग्स को ना सही से फूलने दे रहा है और ना ही पिचकने दे रहा है, ठीक है। तो जो है कि ये अपर एब्डोमेन पे प्रेशर डालता है, तो यहाँ पे जो लंग्स है वो ठीक से फूल नहीं पाते हैं, जो दोनों लंग्स हैं ये ठीक से फूल नहीं पाते हैं, तो इसलिए मदर कितना भी तेज़ी सांस ले लेकिन परफ्यूज नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में डिस्पनिया, पाल्पिटेशन यानी
व्हेन फ्लूइड वॉल्यूम एक्सीड 3000 ml। अगर मान लीजिए 2 लीटर है तो 2 लीटर से ज़्यादा 3 लीटर हो गया, 3 लीटर अगर एमनियोटिक फ्लूइड हो गया तो डिस्पनिया और पाल्पिटेशन यानी कि हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा, बहुत तेज़ी से हार्ट बीट भी करेगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, ऐसा लगेगा उसको मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। ठीक है। कंसिस्टेंस माल प्रेजेंटेशन यानी कि जो माल प्रेजेंटेशन होगा वो बना रहेगा। ठीक है। उसके बाद इडिमा एट लेग एंड वुल्वा। ठीक है। और मदर के पैर में और वुल्वल रीजन में क्या होगा, एडिमा होगा। एविडेंस ऑफ प्री एक्लेम्सिया। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि प्री एक्लेम्सिया का केस, अभी एक्लेम्सिया नहीं आया है, प्री एक्लेम्सिया का केस है। ठीक है। टॉट ये क्या होता है, मार्केडली इनलार्ज विथ टेंस साइनी एंड स्ट्री, यानी कि एब्डोमेन जो होगा वो बड़ा हो जाएगा और उसमें जैसे कि ऐसे चिन्ह दिखेंगे, स्ट्री ग्रेविडेरम जैसे होता है वैसे दिखेंगे। ठीक है। और ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा फूला हुआ, जबकि अभी कितना है, मान लीजिए 28 वीक की प्रेगनेंसी है या 30 वीक की प्रेगनेंसी है और ऐसा लगेगा पूरा समय पूरा हो गया है, 36 वीक का हो गया है, ऐसा लगेगा। ठीक है। तो एब्डोमिनल गर्थ मोर देन नॉर्मल, और एब्डोमिनल गर्थ जो होगा यानी कि जो एब्डोमेन का जो ऐसे नापेंगे सरकमफ्रेंस ऐसे, तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा नॉर्मल से। फंडल हाइट भी ज़्यादा होगा नॉर्मल से। ठीक है। और यूट्रस इज ग्लोबुलर इन शेप, और यूट्रस कैसा हो जाएगा, ऐसे देखिए राउंड शेप हो जाएगा, ऐसे ग्लोबुलर इन शेप, जबकि यूट्रस को ऐसे होना चाहिए। ठीक है। यूट्रस को ऐसे होना चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है यूट्रस, देखिए अभी तो मैं पेट बना दिए थे, चलिए यूट्रस ऐसे होना चाहिए, इस तरीके से ऐसे होना चाहिए, लेकिन यूट्रस हो कैसे जाएगा, ऐसे। ठीक है। तो इसमें और इसमें अंतर नहीं दिख रहा है लल्लू। ठीक है। तो इसमें तो कैसा हो जाएगा, यूट्रस ग्लोबुलर इन शेप हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फ्लूइड थ्रिल, ये टेस्ट होता है एक तरीके से। ठीक है। वेब टेस्ट होता है। वेब टेस्ट का मतलब ये है, मदर को लेटा देंगे। ठीक है। मान लीजिए ये मदर लेटी है, इसमें वाली फिगर में देख लीजिए, ये अल्ट्रासाउंड करते हैं तब पता चलता है, इस तरह ऐसे लेटा देंगे। ठीक है। मान लीजिए, तो इसमें देखिए ये थ्रिल, फ्लूइड थ्रिल मतलब यही होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है मदर को, अगर हम लेफ़्ट साइड करवट दिला रहे हैं तो फ्लूइड किधर मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, और उधर का साइज़ कितना बढ़ रहा है और इधर कितना पिचक रहा है, ये है। राइट साइड करा दिए तो राइट साइड, और अगर सीधा सुपाइन पोजीशन में लिटा दिए तो फ्लूइड क्या हो जाना चाहिए, फ्लूइड ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, ऐसे फैल जाना चाहिए। ठीक, ऐसे फैल जाना चाहिए। लेकिन अगर हेडअप कर देंगे तो वो नीचे ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है। तो ये होता है कैन बी इलिसिटेड इन ऑल डायरेक्शन ओवर द यूट्रस, और जब ऐसे लिटाएंगे तो सभी डायरेक्शन में फ्लूइड मूव करेगा, सभी डायरेक्शन में। फीटल पार्ट एंड फीटल हार्ट साउंड नॉट वेल डिफाइंड, और इस कंडीशन में बच्चे का जो है कि पार्ट न बैक पता चलेगा, न फ्रंट पता चलेगा, न पैर पता चलेगा। क्यों? क्योंकि तना हुआ है, फूला हुआ है, और फीटस पाओगे ही नहीं अगर पल्पेट करेंगे। ठीक है। और मान लीजिए पाएंगे भी तो पता ही नहीं पाएंगे कि उसका पैर इधर है या फिर सिर इधर है, समझ गए। और फीटल हार्ट साउंड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फीटस और मदर के यूट्रस के इतना ज़्यादा फूल गया है, तो इसमें अंदर बेबी यहाँ कहाँ है और इसके बाद में इतना डिस्टेंस है। ठीक है। तो इस वजह से सही से पाल्पेट नहीं होगा और उसका पार्ट पाल्पेट नहीं होगा और फीटल हार्ट साउंड भी ठीक से नहीं सुनाई देगा। ठीक है। उसके बाद अब कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन यानी कि इसकी पॉलीहाइड्रोमनियाज की वजह से मदर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, जटिलताएं हो सकती हैं। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, पहले माता जी को क्या क्या दिक्कत होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्री एक्लेम्सिया 25% केस में माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, यानी प्री एक्लेम्सिया भी हो सकता है, मदर को माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, और प्री टर्म लेबर हो सकता है, प्री टर्म लेबर भी हो सकता है, एक्सीडेंटल हेमोरेज हो सकता है। ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, लेट प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग। ठीक है। ड्यू टू सडन एस्केप ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है। एक्सीडेंटल ब्लीडिंग या हेमोरेज, लेट ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी, पढ़ा चुका हूँ, आप लेक्चर इसको देख सकते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग लेबर, ऐसे कंडीशन में मदर को लेबर के दौरान
अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाएगा, बहुत जल्दी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा। कार्ड प्रोलैप्स होने का चांस रहेगा, ठीक है। देखिए कार्ड प्रोलैप्स होने का मतलब, कार्ड प्रोलैप्स होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो इसमें अब फीटस क्या है, फीटस है, देखिए ठीक है, ये फीटस हो गया। अब समझ लीजिएगा ये प्लासेंटा से जुड़ गया, ठीक है, प्लासेंटा से जुड़ गया। अब एमनियोटिक फ्लूइड इसमें भरा है डियर, क्या एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। तो जैसे मेम्ब्रेन रप्चर होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड में भरा हुआ है, रप्चर होगा तो फ्लूइड जब बाहर आ जाएगा, फ्लूइड जब बाहर आ जाएगा तो ये अम्बलाइकल कार्ड अगर बड़ा हो गया जी, किसी बच्चे में अगर अम्बलाइकल कार्ड बड़ा है तो वो अम्बलाइकल कार्ड यहाँ आगे सर्विक्स के सामने यहाँ पे आ जाएगा, और ऊपर से बेबी और नीचे से सर्विक्स, बीच में अम्बलाइकल कार्ड दब जाएगा। तो ऐसे में फीटस को डिस्ट्रेस भी हो जाता है, ठीक है। कैसे, ड्यू टू सडन एस्केप ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, जो ऊपर से एमनियोटिक फ्लूइड सडन रप्चर हुआ, रप्चर होने के बाद एमनियोटिक फ्लूइड जैसे ही नीचे आया, अरे भाई देख लो एक बैलून में भर लो पानी, ठीक है, पानी भर लो और उसमें एक वो डाल दो, ठीक है, कोई पाइप वगैरह कोई चीज़ डाल दो, कोई भी वजन चीज़ डाल दो, वो तैरता रहता है जब से तक पानी, और पानी जिस मार्ग से निकलता है तो पहले वो नीचे आगे सबसे वही आता है। तो ऐसे अम्बलाइकल कार्ड आगे आ जाएगा और इसमें कार्ड प्रोलैप्स, प्रोलैप्स मतलब कार्ड जो है कि सर्वाइकल ऑस के इनर ऑस में, इनर ऑस के पास आ जाता है। जैसे ये सर्विक्स है, ठीक है, ये सर्विक्स का, ये यूट्रस है और ये सर्विक्स है, सर्विक्स के इस पार्ट में इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा, और इधर से ऊपर से बच्चा और नीचे से ये दब जाएगा बीच में। तो ऐसे कंडीशन में फीटस को डिस्ट्रेस भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए क्या है कि यूट्राइन इनर्सिया, ठीक है, यानी कि इनएडिक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं आएगा। इंक्रीज चांस ऑफ ऑपरेटिव डिलीवरी ड्यू टू माल प्रेजेंटेशन, हमने कहा यहाँ पे माल प्रेजेंटेशन होता है, तो ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन करने की नौबत आ जाएगी, यानी कि हुलिया ऐसा हो जाएगा कि ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। पोस्ट पार्टम हेमोरेज होगा ड्यू टू एटोनिक यूट्रस, क्योंकि यूट्रस सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, अब वो इन्वोल्यूट भी नहीं हो रहा है, यूट्रस इन्वोल्यूशन भी सही ठीक से नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ब्लीडिंग कंटिन्यू होता है। अब उसका ड्यूरिंग प्यूपेरियम, पहले तो प्रेगनेंसी के दौरान ये दिक्कत दिखा, लेबर के दौरान ये दिक्कत दिखा, अब डिलीवरी के बाद क्या होगा, सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, क्योंकि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो अपने सेफ साइज में जा ही नहीं रही यूट्रस, ठीक है। तो मदर को ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फीटल कॉम्प्लिकेशन, अब फीटस में क्या होगा, मे बी डेथ, बच्चे की डेथ हो सकती है ड्यू टू प्रीमेच्योरिटी या फिर कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी की वजह से, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन यानी जटिलताएं पॉलीहाइड्रोमनियाज की वजह से मदर और फीटस में दोनों को देखने को मिलता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए डियर, मैं डायग्नोसिस की बात करूँ, पॉलीहाइड्रोमनियाज का डायग्नोसिस है, तो अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड करने के बाद डिटेक्ट करेंगे क्या, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और फीटल एनोमलीज, लाई देखेंगे कि बच्चा लाई कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है, मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, ट्विन बेबी तो नहीं है, और प्रेजेंटेशन देखेंगे, प्रेजेंटेशन सिफेलिक है या फुट है कि शोल्डर है कि चिन है कि ब्रो प्रेजेंटेशन, कौन सा प्रेजेंटेशन है, लाई ऐसे लॉन्गिट्यूडनल है या फिर ट्रांसवर्स है। मदर के यूट्रस में बेबी का जो लाई मतलब ऐसे, मदर के स्पाइन के सीधे में स्पाइन बेबी का है या फिर बेबी इस तरीके से है और उसका स्पाइन इस तरीके से, तो ये कौन सा है, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और यही नॉर्मल होता है, और ट्रांसवर्स हो जाती है तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में आएगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन यानी बच्चा उल्टा हो गया है, ठीक है। तो देखिए मैंने एक एक्सरे उसका अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए प्रेजेंटेशन क्या है, इसमें प्रेजेंटेशन क्या है, सिफेलिक है। एट द टाइम ऑफ स्कैन, जब अल्ट्रासाउंड स्कैन कर रहे थे तो उस टाइम बच्चे का क्या था, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। फीटल मूवमेंट क्या था, प्रेजेंट था, बच्चा मूव कर रहा था। लिकर यानी मोर देन कि एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा था, तो तभी तो पॉलीहाइड्रोमनियाज का ही अल्ट्रासाउंड है, ये पॉलीहाइड्रोमनियाज का ही अल्ट्रासाउंड है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना था, 16 से 17 सेंटीमीटर।
अब आप कहेंगे कि ये 5 से 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि प्रेगनेंसी कितने वीक की है, ठीक है। प्लासेंटा कैसा था, पोस्टीरियर साइड था, नॉट लो लाइंग था, कोई दिक्कत नहीं, लो लाइंग प्लासेंटा नहीं था, ठीक है, नॉर्मल है। ग्रेड सेकंड मैच्योरिटी यानी सेकंड मैच्योरिटी आ चुकी थी, ठीक है। और ये जो है कि ये डायमीटर, ठीक है, बच्चे का ये डायमीटर है, और ये हेड सरकमफ्रेंस है, और ये आर्म सरकमफ्रेंस है, और ये फीटस का लेंथ है, फीटस का लेंथ कितना 68 सेंटीमीटर, और ये आर्म इसका, ठीक है, एमएम में, सब एमएम में दिया है, सेंटीमीटर में नहीं, एमएम में दिया है सब, ठीक है। और देखिए वीक 88 mm यानी कि 35 वीक 5 दिन, और 310 यानी कि ये शो कर रहा है कि 34 वीक 5 दिन। अगर इसके अनुसार देखा जाए तो वो कह रहा है कि 36 वीक, और अगर इसके अनुसार देखा जाए यानी कि फीटस लेंथ के अनुसार देखा जाए तो 35 वीक का बता रहा है ये, ठीक है। कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट अगर पूरा का मिला के तो ये कहा कि 35 वीक का है। फीटल वेट कितना है 2000 यानी 2 kg 735 ग्राम, 2 kg 735 ग्राम और 410 ग्राम के बीच में है, यानी अच्छा खासा है। हार्ट रेट कितना है बेबी का, अच्छा खासा है। और उसके बाद USEDD यानी कि कितना है डिलीवरी, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के अनुसार EDD क्या आ रहा है इसका 8/7/2023, ठीक है। तो ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट था जो एक मैंने आपको रख दिया था कि देख लीजिए, ठीक है। तो इम्प्रेशन में देखिए, इम्प्रेशन में क्या दिया है, सिंगल लाइव इंट्रा यूट्राइन फीटस, यानी फीटस में यूट्रस में एक फीटस है, विथ फीटल ग्रोथ करस्पॉन्डिंग इतना कंपोजिट करके वो बताया कि 35 वीक की प्रेगनेंसी है 3 दिन, और EDD बता दिया कि 8 तारीख को है 7वें महीना में 2023 को, ठीक है। वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज विथ एक्सेस लीकर, यही एमनियोट पॉलीहाइड्रोमनियाज के केस बता दिए, ठीक है। चलिए अब ये डायग्नोसिस हो गया। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक और टेस्ट, एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट। एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट में क्या होगा, इंक्रीज अल्फा फीटोप्रोटीन इन ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है यानी स्पाइना बाइफिडा है, एनेंसिफाइली है, तो वहाँ से उसका क्या लेंगे, फ्लूइड लेंगे। एनेंसिफाइली और स्पाइना बाइफिडा केस में उसका जांच करेंगे। अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट इसलिए करेंगे कि बच्चे के लीवर में या फिर किसी आर्गन में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी तो नहीं है। अल्फा फीटोप्रोटीन इन अ प्रेग्नेंट पर्सनस ब्लड, वुमेन्स ब्लड, इट्स यूजुअली परफॉर्म बिटवीन 15 से 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसको 15 से 20 वीक के प्रेगनेंसी के बीच में टेस्ट किया जाता है, अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद अब आ जाइए मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट की बात करें तो डियर, प्रोवाइड बेड रेस्ट पहली बात, और उसको कैसे सोने के लिए बोलना है, लेफ्ट लैटरल पोजीशन में बोलना है सोने के लिए। एनकरेज प्लासेंटल परफ्यूजन, क्योंकि प्लासेंटा परफ्यूजन आराम से हो तो उसमें थोड़ा सा कम हो, और डायूरेसिस हो, ठीक है। गिव अपराइट पोजीशन टू रिलीव डिस्पनिया, अगर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उसका हेड थोड़ा सा उठा दीजिए और पैर जो है डाउन कर दीजिए, जो बेड का है, ठीक है। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा जो ऊपर चेस्ट की तरफ गया है वो आ जाएगा लोअर एब्डामिन में, और लंग्स बढ़िया से एक्सपेंड करेगा, थोड़ा बहुत तो रिलीफ होगा उसको। तो ये मैनेजमेंट। परफॉर्म एमनियोसिंथेसिस, वही बताएं, एमनियोटिक फ्लूइड का जांच करते हैं, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम इन द वुमेन्स हु आर एक्सपीरियंसेस सीवियर डिस्कम्फर्ट एंड आर रेस्पिरेटरी एम्बेरसमेंट, यानी कि अगर उसको सांस वांस लेने में दिक्कत आ रही है तो इस कंडीशन में इसको किया जाता है। गिव ओरली इंडोमेथासिन, इंडोमेथासिन ये ऐसा टैबलेट होता है जिसमें जो है कि एमनियोटिक फ्लूइड के सेक्रीशन को कम कर देता है। डिक्रीज द एमनियोटिक फ्लूइड रिड्यूसिंग फीटल यूरिन आउटपुट, और फीटस से जो यूरिन निकल रहा है उसको भी कम करता है, और एमनियोटिक फ्लूइड के वॉल्यूम को भी कम करता है इंडोमेथासिन ड्रग्स, ठीक है। एडमिनिस्टर डायूरेटिक्स ड्रग्स एज प्रिस्क्राइब, जैसा अगर दिया गया है तो वैसा डायूरेटिक्स देना है, ठीक है। इफ़ प्रेगनेंसी इज मोर देन 37 वीक, अगर प्रेगनेंसी 37 वीक से ज़्यादा है तो परफॉर्म डिलीवरी बाय इंडक्शन, यानी कि लेबर पेन नहीं स्टार्ट हो रहा है तो उसको लेबर पेन स्टार्ट करवा के डिलीवरी करवा दीजिए, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन के द्वारा। इफ़ कंजेनाइटल फीटल एनोमली प्रेजेंट टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, अगर
कंजेनाइटल कोई एबनॉर्मलिटी है तो अबॉर्ट करवा दीजिए, टर्मिनेट करवा दीजिए, रोक दीजिए प्रेगनेंसी को, ठीक है। नहीं तो क्या मतलब है डिफेक्टेड बेबी पैदा होने से। तो ये कर सकते हैं, लेकिन रूल रेगुलेशन के साथ फॉलो करते हुए, ठीक है। अब डियर देखिए पॉलीहाइड्रोमनियाज हो गया, अब हम ऑलिगोहाइड्रोमनियाज के बारे में बताएंगे आपको बाद में, ठीक है, दूसरे क्लास में, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तब इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑलिगोहाइड्रोमनियाज। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।